वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड हाजिर हो चुके होंगे आज के इस प्यारी सी सेशन में, आज के इस प्यारी सी वीडियो में, जहां मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ क्विक रिवीजन। और चैप्टर हमारा है कार्बन और उसके यौगिक, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी आप सभी को मिल चुका है। आज मैं आप सभी के लिए इसका पार्ट 2 लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की, आज की इस क्लास की, जहां पर आज हम रिमेनिंग सेक्शन को डिस्कस करेंगे। बेटा बात ऐसी है, सबसे पहले तो बहुत बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस में से एक है फंक्शनल ग्रुप, हिंदी में जिसे हम प्रकार्यात्मक समूह के नाम से जानते हैं। कई बार ऐसा होता है प्रॉपर नाम से क्वेश्चन आ जाते हैं, एमसीक्यूज में ऐसा होता है, डायरेक्ट पूछते हैं कि इनमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप है या फिर प्रकार्यात्मक समूह है, और या फिर इनमें से कौन सा प्रकार्यात्मक समूह नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर पहली बात तो ये विषम परमाणु होगा, और दूसरी बात यौगिकों के प्रकार में हमारे पास क्या है, हेलो एल्केन, ये एक तरीके का फंक्शनल ग्रुप होता है। इसी के साथ अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये सभी क्या होते हैं बच्चे, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है मैम, हमने ये फंक्शनल ग्रुप याद कर लिए हैं, देन नेक्स्ट क्या? ये हैं बच्चे इन सभी के फॉर्मूले, जिनके आधार पर इनका नामकरण किया जाता है ना। ये फॉर्मूले के अपने एक अलग महत्व है, इसकी अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब कैसे है, जैसे हमने ध्यान से देखा, ये जो क्लोरीन है उसके आगे क्या लगा है, यहाँ पर हाफ लाइन है। ब्रोमीन के आगे भी क्या है बच्चे, हाफ लाइन है, जो बेसिकली अपनी वैलेंसी को कंप्लीट या संतुष्ट करने के लिए ऐड करेगा। क्या ऐड करेगा तो सुनो, जैसे OH ग्रुप है यहाँ पर, उसके आगे भी क्या लगा है बच्चे, उसके आगे भी एक हाफ लाइन है। दैट मीन्स इसकी वैलेंसी संतुष्ट नहीं हो रही होगी, तो ये एल्काइल ग्रुप, जिसे हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, ये उसके साथ क्या करेगा भैया, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। इसी के साथ साथ ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर, और ये ऑक्सीजन के साथ डबल इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। लेकिन फिर भी इसकी वैलेंसी संतुष्ट नहीं होगी, तो ये एल्काइल ग्रुप के साथ क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। एल्काइल ग्रुप में क्या आता है बच्चे, CH3 आता है, ठीक है ना। एल्काइल ग्रुप में क्या आता है, CH3 आता है। तो ये एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, इसे हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। इसी के साथ अब ये कीटोन, हमेशा ध्यान रखना कि ये बीच में मिलेगा, मतलब ये इसके लेफ्ट और राइट में आपको कार्बन मिलेंगे ही मिलेंगे, ये फर्स्ट और बिल्कुल लास्ट में ऐसा नहीं मिल सकता है। इसके आजू बाजू कार्बन होने ही होने, वरना कीटोन ग्रुप के अंदर नहीं आएगा। इसके यहाँ लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड में क्या होते हैं, एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं। क्योंकि ये देखो, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी कह रहे हैं, लास्ट वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब ये चारों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। एक देखो, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये ऑक्सीजन के साथ शेयर कर देगा, ठीक है, लेकिन इसके बचे 2 और इलेक्ट्रॉन, वो किसके साथ शेयर करेगा, एक इस एल्काइल ग्रुप के साथ करेगा और एक इसके साथ करेगा। इसी के साथ ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, इस OH के साथ, O के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, पर अभी भी पिक्चर बाकी है, यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होना बाकी है, तो ये अल्काइल ग्रुप के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। ऐसे करके इसकी पूरी कहानी चलती है, ठीक है, तो ध्यान रखना, है ना। नेक्स्ट आते हैं कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। ये 2 पार्ट में दिखेगा आपको, 2 पार्ट मतलब हाफ यहाँ पर है और हाफ यहाँ है, जिसमें से बच्चे एल्कीन और एल्काइन मैंने तुम्हें लास्ट इसके पहले वाली वीडियो में पार्ट 1 में पढ़ाया है, वापस से याद दिला दूंगी, टेंशन ना लो। हेलो एल्केन में क्या होता है, देखो 2 चीजों को ध्यान रखना। तुम्हें याद है बचपन में तुम्हें जो है उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाए गए थे, और अभी भी तुमने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, हिंदी में तो भाई मेनली पढ़े ही होंगे। उपसर्ग क्या होते हैं, किसी भी शब्द के आगे लगते हैं, और प्रत्यय क्या होते हैं, किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं। क्या बोला मैंने, उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं, प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। इसके प्लेस पर आपको 2 वर्ड मिलेंगे, एक पूर्व लग्न मिलेगा केमिस्ट्री में और एक मिलेगा अनुलग्न। मैम ये क्या है, तो ध्यान से सुनो, ये जो पूर्व लग्न है ना, ये बेसिकली कुछ जैसे क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, ये इसके कहां पर लगेगा बेटा, स्टार्टिंग में। पूर्व लग्न जो है ये एक तरीके का उपसर्ग हो गया, उपसर्ग बोल दो या पूर्व लग्न, और अनुलग्न जो है वो वर्ड के पीछे लगता है, प्रत्यय के रूप में, प्रत्यय हो गया। तो क्लोरो और ब्रोमो, जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ सब में किसका लेके चल रही हूँ, प्रोपेन का, ठीक है। प्रोपेन है, अब हमने क्या देखा कि हेलो एल्केन ग्रुप है, यानी कि भाई इसमें क्लोरो और ब्रोमो अगर मैं ऐड करूंगी तो क्या बनेगा, किस में ऐड करूंगी भाई, पूर्व लग्न में, उपसर्ग के रूप में, तो बेटा ये क्लोरोप्रोपेन बनाएगा। इस तरह से क्लोरीन इसमें ऐड हो जाएगा।
सेम ऐसे ही अगर मैं प्रोपेन में ब्रोमो ऐड करती हूँ उपसर्ग के रूप में, सो ये ब्रोमो प्रोपेन बना देगा। अब हम आते हैं अल्कोहल, जिसमें ध्यान से सुनो, अनुलग्न के फॉर्म में उपप्रत्यय के रूप में क्या लगेगा, तो ये लगेगा ऑल। तो क्या बनेगा, प्रोपेन तो था ही, प्रोपेन में ऑल जोड़ोगे प्रोपेनॉल हो जाएगा। क्या होगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। ऐसे ही अल लगाएंगे एल्डिहाइड में तो प्रोपेनल हो जाएगा। कीटोन में ओन लगता है, ओ नहीं वन नहीं है, ये ओन लगेगा, सो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, और हाँ, ये जो मैंने तुम्हें अभी फंक्शनल ग्रुप पढ़ाए थे वो सब यहाँ पर लग रहे हैं, है ना। ओल है यहाँ पर, हमने देखा था कि जो अल्कोहल होता है उसका फंक्शनल ग्रुप क्या था, ये OH था। तो देखो इसने क्या किए हैं, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करे और ये प्रोपेनॉल का यहाँ पे क्या बना दिया है, स्ट्रक्चर बना दिया। ऐसे ही यहाँ पर क्या देखा हमने, सो एल्डिहाइड में हमने देखा, साथ ही साथ कीटोन में देखा। मैंने कहा था ना, ये कभी बिल्कुल लास्ट में या स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा, ये तुम्हें सेकंड थर्ड ऐसी पोजीशन में मिलेगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर लेफ्ट राइट एक एक कार्बन के साथ और नीचे 2 ऑक्सीजन के साथ इसने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। इसी के साथ बच्चे नेक्स्ट आइएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ अनुलग्न के रूप में क्या लगेगा, ओइक एसिड, सो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। साथ ही साथ बटे अब इन आइन कुछ भी बोल दो, ये बेसिकली क्या है, एल्कीन और एल्काइन, ये है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये क्या है बच्चे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जिसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। सो ये इन और आइन का यहाँ पर यूज होता है। तो हमने क्या देखा, प्रोप है उसमें इन लगा देंगे, अनसैचुरेटेड है जहाँ कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड बनता है और आइन में कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड बनता है ऐसे। सो ये प्रोपीन और ये क्या बनाएगा, प्रोपाइन बनेगा। ठीक है, प्रोपीन और क्या बनाएगा बच्चे, प्रोपाइन बनाएगा। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? ठीक है, चलिए अब आते हैं एक और कहानी। कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक एथेनॉल एवं एथेनोइक एसिड, पूरा तो नहीं पढ़ा रही हूँ, 15 मिनट का भाई क्विक रिवीजन है, तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़ाऊंगी। जैसे एथेनॉल की ना रिएक्शन काफी पूछी जाती है, बहुत बार रिपीट होती है। सो सोडियम के साथ इसके रिएक्शन या अभिक्रिया सुनो। अगर हम सोडियम के साथ इसके रिएक्शन कराते हैं तो ये हमें सोडियम एथॉक्साइड प्रोवाइड कराता है विथ हाइड्रोजन गैस के साथ। सो अल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है और एथेनॉल के साथ अभिक्रिया में दूसरा उत्पाद सोडियम एथॉक्साइड बनता है। ठीक है ना, चलो भाई हमने ये कहानी जान ली, दिमाग में बैठा लेना अपने। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया 443 केल्विन टेम्परेचर पर एथेनॉल को अधिक के सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि क्या होता है H2SO4 के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर एथीन बनता है। अब यहाँ से इसका किस चीज का फॉर्मेशन होगा, एथीन का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा, सो 443 केल्विन टेम्परेचर पर एथेनॉल को अधिक के सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करने पर हमें क्या मिलेगा, तो ध्यान से सुनिए, एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर एथीन बनता है। और इसी के साथ साथ इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक एसिड निर्जली कारक के रूप में काम करता है, जो एथेनॉल से जल को क्या कर देता है बच्चे, अलग कर देता है। ठीक है ना, एथेनॉल से जल को अलग करने का काम करता है। एथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की भाई कुछ नहीं, लॉन्ग आंसर में डायरेक्ट आ जाता है कि एथेनोइक एसिड की अपनी अलग खुद की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो सुनो, एथेनोइक एसिड के बारे में बात करें सो इसको सामान्यतः एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चे, सो एथेनोइक एसिड को जनरली एथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड भी कहा जाता है और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से रिलेटेड है। एसिडिक एसिड के 3 से 4% सॉल्यूशन को सिरका कहा जाता है, जो कि इंग्लिश में सिरका बोले तो बच्चे विनेगर। अचार, पिकल्स, इसमें हम क्या करते हैं, सिरके का यूज करते हैं। इवन इसमें ही नहीं, फूड आइटम्स में इसका यूज होता है। साथ ही साथ फूड प्रिजर्वेशन में इसका यूज करते हैं, खाना ताकि लंबे समय तक चले, खराब ना हो। सैलेड में भी इसका यूज किया जाता है। एवं इसे अचार में परिरक्षक के रूप में अभी बताया है ना, अचार में प्रिजर्वेशन या फूड प्रिजर्वेशन के फॉर्म में इसका यूज होता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक जो है वो 290 केल्विन होता है और इसलिए ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में ये जम जाता है। इस कारण इसे ग्लेशियल एसिडिक एसिड भी कहते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं एथेनोइक एसिड की अभिक्रिया। अभी हमने एथेनॉल के बारे में जाना, एथेनॉल के बाद नेक्स्ट आते हैं एथेनोइक और इसके गुणधर्म के बाद अब मैं तुम्हें इसके रिएक्शन बता रही हूँ। तो एस्टरीकरण अभिक्रिया मोस्ट रिपीटेड
क्वेश्चंस में से एक एस्टरीकरण रिएक्शन क्या होती है? तो बेटा एस्टर, जिसकी जो ऐसा बोलना चाहिए कि जो गंध होती है, जिसकी जो फ्रेगनेंस होती है वो काफी ज्यादा स्वीट होती है। एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं अल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होता है। एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके बेटा एस्टर का फॉर्मेशन करता है। ये पूरी एस्टरीकरण रिएक्शन, कभी भी पेपर में सीधे ये रिएक्शन कर लेना, लिख देना कि एथेनोइक एसिड बेटा जब एथेनॉल के साथ एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है? एस्टर, H2O वाटर भी यहाँ पे प्राप्त होता है। अब ध्यान से सुनो, सामान्यतः एस्टर की जो गंध है वो काफी ज्यादा स्वीट यानी कि मधु होती है, इसीलिए जो परफ्यूम्स वगैरह होते हैं उसमें इसका हम यूज करते हैं। इसका उपयोग इत्र बनाने एवं स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा, जो कि एक क्षार है, एस्टर पुनः अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने क्या देखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, से रिएक्शन के थ्रू, जो कि एक क्या है बच्चे? क्षार है। ये एक तरीके का क्या होता है? बेस ही तो है, क्षार ही तो है। सो इससे एस्टर पुनः अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम लवण बनाता है। इस अभिक्रिया को हम साबुनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। पेपर में पूछा जाता है साबुनीकरण क्या है, क्योंकि इसमें साबुन तैयार किया जाता है। साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों, सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन बनाने में कार्बन की लंबी लंबी श्रृंखला का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। क्षारक के साथ अभिक्रिया खनिज अम्ल के भांति एथेनोइक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाने का काम करते हैं। ठीक है ना? सोडियम एथेनोइड या सोडियम एसिटेट ये उसके लवण के फॉर्म में बनेगा और साथ ही साथ जल भी यहाँ पर प्राप्त होता है। ये रिएक्शन भी ध्यान रखना। एंड सबसे लास्ट में आते हैं सोप और अपमार्जक डिटर्जेंट की बात करें। सो इस प्रकार, अच्छा इसको पहले तो हटा लेने दो। हम ये बोलेंगे बच्चे कि साबुन का जो मिसेल होता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, साबुन का जो मिसेल होता है वो क्या करता है? मेल को पानी बाहर निकालने में मदद करता है और हमारे कपड़े को साफ कर देता है, साफ हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है और वो क्या आया है बेटा? मिसेल। तो साबुन का मिसेल मेल को पानी बाहर निकालने में मदद करेगा और हमारे कपड़े साफ कैसे करेगा? सो मिसेल फॉर्मेशन कैसे होता है? मिसेल बेसिकली क्या होता है, जैसे अंदर यहाँ पर क्या है? बहुत सारी गंदगी है, मतलब मान लेते हैं कि हमारे कपड़े में तेल का दाग लग गया है, तो यहाँ पर क्या होगा? बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल आपस में मिलकर मिसेल का फॉर्मेशन करेंगे, जिसकी वजह से वो आपस में मिलने के बाद ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद जो गंदगी है, जो तेल के दाग हैं, वो उसको वहां से अलग कर देंगे। सोप मॉलिक्यूल के बारे में ध्यान से सुनिएगा। ये रहा आप सभी के सामने एक सोप मॉलिक्यूल, है ना, जिसका क्या है बेटा? ये हेड वाला सेक्शन होता है और बच्चे ये इसका टेल यानी कि पुच्छी वाला सेक्शन होता है। ये इसका आयनिक सिरा भी कहलाता है। ध्यान से सुनो, कौन सा सिरा आयनिक सिरा कहलाता है? एक होता है जल विरागी जो जल से भागने का काम करता है और एक होता है जलरागी जो जल के साथ रहना पसंद करता है। हेड वाला जो सेक्शन है ना वो जलरागी होता है, जल से नहीं भागता, और जो पुच्छी वाला सेक्शन है वो जल से भागने का काम करता है। और ये आपस में मिलकर इन्होंने क्या बनाया है बेटा? मिसेल हटाने में साबुन का प्रभाव कुछ इस प्रकार से होता है और मिसेल से फॉर्मेशन ऐसे होता है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? सो भाई ये थी कहानी जो मुझे तुम सभी को बतानी थी और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहानी थी। तो जिसको ये पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। कैसा लगा ये वीडियो? लाइक करना, कमेंट करना नहीं भूलना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।